preference shares and second one is equity shares. According to Companies Act, according to Companies Act 2013, there are two types of shares. First one is preference and second one is equity share. So preference shares are those shares types of share. So there are two types of share, preference shares and equity shares. ठीक है ना. तो प्रेफरेंस शेयर, जनरली प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैज़ टू प्रेफरेंशियल राइट्स. फर्स्ट राइट इज दे गेट डिविडेंड फर्स्ट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स. इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाता है. डिविडेंड मीन्स कि शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो इनका हिस्सा होगा वो इन शेयर होल्डर्स को पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से. ठीक है ना. तो इनका प्रेफरेंशियल राइट्स पहला ये होता है. दूसरा बेटा है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, दूसरा राइट है इनका. पहला राइट तो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का कि उनको डिविडेंड पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से. और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट्स है वेन एवर द कंपनी वुंड अप, दैट मीन्स कि वेन एवर द कंपनी इज वाइंड अप, जब भी कंपनी क्लोज हो रही होती है उस कंडीशन में दे गेट देयर रिटर्न ऑफ कैपिटल फर्स्ट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स. देयर मनी इज टू बी पेड दैम बैक बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स. उनका जो भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो पहले उनको वापस किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से. तो इसका मतलब दो प्रेफरेंशियल राइट्स इनके पास होते हैं. एक तो डिविडेंड इनको पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से, और दूसरा बेटा इनका प्रेफरेंस इनको जो इनका जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो इनको पहले वापस किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से. तो जो भी जिन शेयर होल्डर्स को भी ये दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. और दूसरा है बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दोज शेयर होल्डर्स विच डू नॉट हैव such kind of rights, such kind of preferential rights which the preference shareholders get. जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को राइट मिले हैं वो इनको नहीं मिलते हैं. तो जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं हैं वो इक्विटी शेयर्स हैं. ठीक है. मोस्टली कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है क्योंकि इक्विटी शेयर्स में कंपनी का कंपनी का कहिए तो ज़्यादा शेयर जो होता है वो इक्विटी शेयर में ही इशू होता है. प्रेफरेंस शेयर जनरली कंपनी कम इशू करती है. ठीक है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, मोस्टली कंपनी इनको इशू भी करती हैं. तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने टाइप के होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर वन एंड ओनली एक ही होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई टाइप नहीं है. लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सेवरल टाइप्स हैं, जिनमें पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के टाइप्स में आपका पहला टाइप है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. पहला है बेटा इनका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है ना. तो क्या है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेटा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर दो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विच द होल्डर ऑफ विच इंटाइटल टू रिकवर द एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर. इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सारे एरियर का पेमेंट करना होगा. मतलब क्या? अगर मान लीजिए किसी साल में फर्म को प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ है, 1-2 साल तक फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो इनके एरियर लैप्स नहीं, इनके डिविडेंड लैप्स नहीं करते हैं. इनके डिविडेंड जो है एक्यूमुलेट होते हैं. मतलब मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1 लाख रुपये डिविडेंड देना है, जो भी होगा 1 लाख का हमको डिविडेंड देना है. मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हुआ, हम 1 लाख रुपये नहीं दे पाए, तो 1 लाख रुपये मान लीजिए 2 साल तक कंपनी इनको डिविडेंड के रूप में नहीं दे पाई, तो इनका पूरा अमाउंट 1 लाख एक साल, दूसरे साल का भी 1 लाख, टोटल 2 लाख रुपए का जो डिविडेंड होगा इनको दिया जाएगा जब भी कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करेगी. इनका पूरा एरियर डिविडेंड का जोड़ के इनको वापस किया जाएगा. ठीक है ना. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पहले. ठीक है. तो इनका प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एक्यूमुलेट होता है, लैप्स नहीं करता है. दूसरे हैं बेटा नॉन क्यूमुलेटिव, जस्ट रिवर्स, जिनका डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता है.
मतलब अगर डिविडेंड नहीं दिया गया तो वो लैप्स कर जाता है, तो वो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कराते हैं। तो जो क्यूमुलेटिव नहीं है वो नॉन क्यूमुलेटिव है। दैट मीन्स कि देयर डिविडेंड्स आर नॉट टू बी पेड दैम बैक इफ द कंपनी आर नॉट पेइंग एनी ईयर टू देम डिविडेंड। अगर कंपनी ने इनको डिविडेंड नहीं दिया है तो इनका डिविडेंड लैप्स हो जाएगा, इनको डिविडेंड दिया नहीं जाएगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा इनका, है ना। तो ये हमारे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। ठीक, तीसरा है बेटा पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड वन इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या है बेटा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज प्रेफरेंस शेयर्स they are generally they have the right to participate in surplus profit if any left over paying dividend to equity shareholders। मतलब इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद, और इनको भी डिविडेंड दिया जा चुका होगा, ऐसा नहीं कि इनको डिविडेंड नहीं दिया गया है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि इनको फिक्स डिविडेंड जो मिला है उसके बाद भी डिविडेंड मिलेगा। ये कब होगा? जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जा चुका होगा, उसके बाद भी कुछ सरप्लस प्रॉफिट बचे, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। मतलब दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इनको पहला फिक्स डिविडेंड तो मिल ही रहा है, जो इनका हिस्सा है प्रॉफिट में वो तो इनको दिया ही जाएगा, साथ ही साथ एडिशनल डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये एडिशनल कब होगा? जब सरप्लस प्रॉफिट बचा हो। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के बाद उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब डबल बेनिफिट ले रहे हैं। एक तो अपना डिविडेंड ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए इनको हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक है बेटा। अगला क्या है आपका? नॉन पार्टिसिपेटिंग। they are only receiving a fixed rate of dividend every year. They do not participate in any kind of surplus profit dividend. कोई भी फर्म का अगर सरप्लस प्रॉफिट बचा तो उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे नॉन पार्टिसिपेटिंग, मतलब जस्ट अपोजिट पार्टिसिपेटिंग का। पार्टिसिपेटिंग सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और ये नहीं करते हैं, ये सिर्फ अपना फिक्स डिविडेंड लेते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिफ्थ वन इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। What are the redeemable preference shares? These shareholders are those which will be repaid by the company within a stipulated period in accordance with the terms of issue, fulfillment of certain conditions। मतलब कि ये वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको कंपनी अपने लाइफ टाइम में ही या एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड बीतने के बाद ही इनका पैसा कंपनी इनको वापस कर देती है। मतलब कि देयर प्रिंसिपल अमाउंट आर टू बी पेड दैम बैक आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इनका प्रिंसिपल अमाउंट इनको वापस कर दिया जाता है। मतलब इनका प्रिंसिपल अमाउंट कंपनी लंबे समय तक होल्ड नहीं करती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद इनका पैसा वापस कर दिया जाता है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे सिक्स्थ वन, दैट इज एफ, इररिडीमेबल। IRREDEEMABLE, irredeemable preference shares। Irredeemable preference shares are those preference shares which their capitals cannot be refunded before wind up। जब तक कंपनी वाइंड अप ना हो जाए, जब तक कंपनी क्लोज होने की पोजीशन में ना आ जाए, तब तक इनका प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया जाता है। इसके ठीक पहले जो आपने देखा था उनका पैसा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बीतते ही वापस होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर ही वापस होना होता है। लेकिन जो दूसरे वाला आप देख रहे हैं बेटा इररिडीमेबल, उसमें क्या होता है? उसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिए, जब तक कंपनी क्लोज नहीं होगी इनके पैसे को वापस नहीं किया जाएगा।
क्या सबको समझ में आ रहा है बेटा? सारे टाइप्स क्लियर हो रहे हैं? ये आपका यस सर। हाँ, ये आपका 6 टाइप्स यस था। सर। हाँ, 7th पे आते हैं हम लोग बेटा। 7th क्या है देखते हैं। 7th टाइप इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट वन, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद वाला भी नोटे कर लीजिए, नॉन कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल पहले, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, द होल्डर ऑफ दोज शेयर्स हैव अ राइट टू गेट देयर प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स एट देयर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू। मतलब कि इनके जो होल्डर्स होते हैं उनको ये कंपनी ऑप्शन देती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर आप चाहें तो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इनके पास ये ऑप्शन होता है कि ये अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है नॉन कन्वर्टेबल, विच डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू कन्वर्ट देयर प्रेफरेंस शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। तो इनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि ये अपने शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, खासकर प्रेफरेंस शेयर की बात हम कर रहे हैं, को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लें। ध्यान रखिए, प्रेफरेंस और इक्विटी में अंतर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 2 प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं जिनके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये 2 प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होते हैं। तो दे आर द अल्टीमेट रिस्क बियरर। समझिएगा, वो जनरली क्या होते हैं बेटा? अल्टीमेट रिस्क बियरर होते हैं। कौन कौन होते हैं बेटा? हेलो, हाँ क्लास हो रही है, पहुंच गई? हाँ क्लास करा रहा हूं। हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये हमारे 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर्स। ये हमारे हो गए 8 टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और इक्विटी शेयर के बारे में उन्होंने पहले ही बताया था कि ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है। ये अल्टीमेट कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब कि अल्टीमेट जो रिस्क बियरर होते हैं वो यही होते हैं, है ना। तो इसको आप प्राइमरी रिस्क बियरर भी के रूप में पढ़े हैं, है ना। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था प्राइमरी रिस्क बियरर, मतलब अल्टीमेट जो रिस्क यही बियर करते हैं। सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, अगर बचा तो, नहीं बचा तो नहीं मिलना है। और उसी तरह से प्रिंसिपल अमाउंट भी, अगर कंपनी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये मान के चले इनका पैसा डूब चुका है ना, इनको वो हो सकता है पैसा भी न मिले अपना प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो एक तरह से ये अल्टीमेट रिस्क बियर होते हैं हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स, है ना। और कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम इसी शेयर को इशू करती है। और आप अपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर में जो भी आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे, वो बेसिकली इसी पे बेस्ड होगा, इक्विटी शेयर्स पे, है ना। प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आपके रेयर हैं, कुछ ही मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर्स। तो पहला हमारा डिफरेंस क्या है? डिफरेंस का बेस है रेट ऑफ डिविडेंड। जनरली इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है, मतलब उनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का कोई ऐसा फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है जो इनको अलॉट किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो एनी काइंड ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एरियर ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स में इफ डिविडेंड इज नॉट पेड ऑन दीज शेयर्स इन एनी ईयर, द एरियर्स ऑफ डिविडेंड में गेट एक्यूमुलेटेड। तो आपने देखा था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में एक टाइप है, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स में एक टाइप है जहां पर हमारा अगर डिविडेंड किसी साल में नहीं मिला तो वो एक्यूमुलेट होता है, और जब भी कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा वो दिया जाता है। तो इसमें एक तरह से डिविडेंड एरियर जो डिविडेंड का होता है वो उनको पे किया जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में एक टाइप है, लेकिन इक्विटी शेयर में कोई ऐसा टाइप नहीं है जहां पर एक्यूमुलेशन होता है डिविडेंड का। अगर नहीं दिया तो नहीं दिया जाएगा, अगर दे दिया गया
तभी समझिए मिल गया, अदरवाइज वो लैप्स कर जाता है इक्विटी शेयर्स में, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में वो लैप्स नहीं करता है क्यूमुलेटिव केस में। नेक्स्ट आइए, थर्ड वन, प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इनका प्रेफरेंशियल राइट्स है प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड दिया जाता है, तो दे हैव द प्रेफरेंशियल राइट्स टू गेट देयर डिविडेंड फर्स्ट बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इनको प्रेफरेंशियल राइट्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसा कोई प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है। बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद कुछ बचेगा तभी इनको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कोई प्रेफरेंशियल राइट्स इनके पास नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है बेटा, प्रेफरेंशियल राइट एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जो उन्होंने फर्म में इन्वेस्टमेंट किया है वो उनकी कैपिटल मानी आती है, जिसको हम शेयर कैपिटल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या है, दे हैव द राइट टू रिटर्न देयर कैपिटल इन केस ऑफ वाइंड अप व्हेनेवर द कंपनी गेटिंग क्लोज देयर बिजनेस। जब कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही होती है उस कंडीशन में इनके कैपिटल को पहले वापस किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से। ठीक है, लेकिन अब इक्विटी पे जब आते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ये राइट नहीं है कि उनको पहले पैसा मिल जाए। प्रेफरेंस को देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद कुछ बचेगा तभी इनको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा वोटिंग राइट। वोटिंग राइट क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। देखिए वोटिंग राइट मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब वोटिंग के थ्रू आप किसी भी चीज़ को, कोई भी डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में आफ्टर 18 ईयर्स आप वोट कास्ट करते हैं, वोट देते हैं, जिसमें सरकार चुनते हैं आप, है ना। तो उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं है कि वो वोट कास्ट कर सके, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट परमिटेड है। मतलब वो ये वोट दे सकते हैं, है ना। किसी भी चीज़ में कोई भी अगर सिलेक्शन, कोई मीटिंग, डायरेक्टर कोई भी करना हो, कोई डिसीजन लेना हो, कहीं भी कुछ हो, तो उसमें इनको वोटिंग राइट होता है। जो अल्टीमेट जो शेयर होल्डर होते हैं, अल्टीमेट जो ओनर होते हैं, रिस्क बियरर होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर ही होते हैं। इसीलिए उनको ये परमिशन है वोटिंग राइट की। ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं है। और लास्ट है हमारा राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक है ना, कोई इनका मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट फुल राइट होता है। मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है मैनेजमेंट में। ये इवन डायरेक्टर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उनका फुल पार्टिसिपेशन होता है। कोई चीज़ इंप्लीमेंट कराना हो, कुछ पॉलिसी बनानी हो, तो ये इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है ना, कुछ हद तक ये इन्फ्लुएंस करते हैं, फुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होता है कंपनी में। पूरी तरह से उनका कमांड नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डायरेक्टर्स ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और कुछ हद तक कुछ डिसीजंस में भी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट देखने जा रहे हैं बेटा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या है, नेक्स्ट वन इज शेयर कैपिटल। हमने शेयर मीनिंग ऑफ शेयर का जिक्र किया था आपसे पहले। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं शेयर कैपिटल। इट मीन्स व्हेन कैपिटल रेज बाय अ कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। जब भी कंपनी अपने शेयर्स के थ्रू फंड रेज करती है, दैट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में जो ओनर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होते हैं, वो फर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैपिटल के थ्रू फंड इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कंपनी में जो है वो कैपिटल जो है वो शेयर के थ्रू जनरेट किया जाता है ना। तो शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी में, जिसको हम शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई फर्म हो, कोई कंपनी हो, कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, है ना, कोई भी इसमें कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। खासकर हम बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी केस में, जिसके शेयर्स मार्केट में ऑफर किए जाते हैं। वैसे तो शेयर कैपिटल प्राइवेट में भी होता है, लेकिन प्राइवेट में लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में बेटा अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स मतलब कितने टाइप के आपके शेयर कैपिटल हो सकते हैं। तो पहला है आपका ऑथोराइज्ड
ऑथोराइज्ड कैपिटल को ही हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, इसी का दूसरा नाम जो है वो नॉमिनल कैपिटल भी है, और एक और नाम है इसका रजिस्टर्ड कैपिटल। याद करिए आपने एक पढ़ा था कैपिटल क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आपके एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, उसमें एक क्लॉज था जिसका नाम है कैपिटल क्लॉज। उस कैपिटल क्लॉज के बारे में, उस कैपिटल क्लॉज में इसी का जिक्र किया गया है। मतलब ये वो कैपिटल होती है, ऑथोराइज कैपिटल आर दोज कैपिटल और द अमाउंट विच इज़ स्टार्टेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिससे आपका जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेट किया गया होता है, मेंशन किया गया होता है। और ये वो मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी की जिससे कंपनी ऑथोराइज होती है, और इससे ज़्यादा शेयर कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकती है। मतलब इट इज़ द लिमिट विच डज नॉट क्रॉस बाय कंपनी इन टर्म्स ऑफ इशूइंग शेयर्स। मतलब इस लिमिट को कंपनी क्रॉस नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये लिमिट पहले डिसाइड कर देनी होती है कि कितना तक आप शेयर इशू कर सकते हैं। जैसे आपने डिसाइड किया कि हमको फंड शेयर के थ्रू हमको 100 करोड़ रुपए फंड रेज करने हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, तो इसका मतलब ये हुआ आपको 10 करोड़ शेयर इशू करना होगा, 10 करोड़ शेयर। तो आपने अगर आपका प्रॉस्पेक्ट है कि अगले हम 20 साल तक हमको 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उतने से ऑथोराइज हो जाएंगे, तो 10 करोड़ शेयर से कंपनी ऑथोराइज हो जाएगी। तो 10 करोड़ से ज़्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी अपनी लाइफ टाइम में। हाँ, अगर उसको उसकी लिमिट बढ़ानी है, ज़्यादा करना है, तो उसको मेमोरेंडम में चेंज करना होगा, कैपिटल क्लॉज में चेंज अमेंडमेंट करने होते हैं, और अमेंडमेंट का भी प्रोविज़न है। वहाँ बताया गया है क्या प्रोविज़न होते हैं जिनमें हम कैपिटल क्लॉज को अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी बहुत सोच समझ के ये लिमिट डिसाइड करती है। ध्यान रखिए ये लिमिट है कंपनी की, है ना, शेयर्स की लिमिट होती है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा आपने लाइफ टाइम में इशू नहीं कर सकते। तो आप जो क्वेश्चन देखेंगे बेटा, उन क्वेश्चंस में ऑथोराइज कैपिटल भी कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। तो आपको ऑथोराइज कैपिटल का यूज़ नहीं करना है जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तब। इसका यूज़ तब करते हैं आप जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करेंगे तो उसमें ऑथोराइज कैपिटल का जिक्र किया जाएगा। लेकिन सिंपल जब जर्नल एंट्री हम पास करेंगे, जो आगे हम देखेंगे फ्रीक्वेंटली, उसमें ऑथोराइज कैपिटल का यूज़ नहीं है। तो ऑथोराइज का ही दो और नाम है जो हमने मेंशन किया आपके सामने, ऑथोराइज नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड काइंड पे। सेकेंड है हमारा इशूड कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने क्या कहा बेटा, 10 करोड़ शेयर्स कंपनी ने मान लीजिए से ऑथोराइज किया ऑफ ₹10 ईच, जिससे कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 100 करोड़ रुपये, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमको अगर ज़रूरत, सपोज करिए कंपनी को आज के डेट में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ये तो हमारी लिमिट है एक तरह से, इससे ज़्यादा हमको इशू नहीं करना है। अब आज के डेट में हमको ज़रूरत मान लीजिए 10 करोड़ रुपए की है, तो हमको कितने शेयर इशू करने होंगे, 1 करोड़। कितने शेयर इशू करने होंगे हमको, 1 करोड़ शेयर इशू करेंगे, तो जाके हमारे पास कितना आएगा, 1 करोड़ इंटू 10 इक्वल टू 10 करोड़ रुपए हमारे पास आ जाएंगे। तो अगर हमको 10 करोड़ रुपए फंड रेज करना है तो हमको 1 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ क्या, 1 करोड़ शेयर्स ऑफर करने होंगे, यूनिट। इतनी यूनिट जब आप इशू करेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू तो 10 रुपये होगी। तो जब 10 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 1 करोड़ से, तो आपका कितना कैपिटल आ जाएगा, आपका इशूड कैपिटल बेटा 10 करोड़। तो ये हमारा इशूड कैपिटल होगा। याद रखिए, इसी का हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ये कंपनी के ऑफर्ड शेयर भी होते हैं, मतलब ये कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को, मतलब पब्लिक में ये एक तरह से कहिए तो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट करती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये हमारे कहलाते हैं इशूड कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसके बाद आफ्टर इशूड कैपिटल, और रिपीट कर दीजिए हैं क्या हो बेटा, बोलिए सर, एक बार और रिपीट कर दीजिए इसको। अच्छा ठीक है, फिर से सर रिपीट कर इसको दे रहे एक हैं। बार और रिपीट कर अच्छा, दीजिए ना। ठीक है, फिर से रिपीट करना है। एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, आपको। आपकी मान लीजिए मॉर्गेजिंग कैपेसिटी, मतलब आपको अगर बैंक ने कहा कि आपको हम 1 करोड़ रुपए लोन देंगे, आपकी मॉर्गेजिंग कैपेसिटी 1 करोड़ रुपए है, मतलब बैंक आपकी मॉर्गेजिंग कैपेसिटी देखता है, मतलब आप टाइमली पैसा रिटर्न कर सकते हैं कि नहीं, इंटरेस्ट दे सकते हैं कि नहीं, ईएमआई दे पाएंगे नहीं, आपका एसेट की पोजीशन क्या है, उसके बेसिस पे आपकी मॉर्गेजिंग कैपेसिटी डिसाइड होती है। तो मान लीजिए आपकी मॉर्गेजिंग कैपेसिटी 1 करोड़ रुपए है, तो आप 1 करोड़ रुपए कभी भी बैंक से ले सकते हैं। लेकिन आज आपकी ज़रूरत सिर्फ 10 लाख रुपए है, तो आप 1 करोड़ रुपए नहीं लेंगे बैंक से, क्योंकि जिस दिन आप 1 करोड़ रुपए लेंगे उस दिन के हिसाब से आपको उतना इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, उसी हिसाब से सारी चीज़ें उसी हिसाब से हो जाएंगी।
आज आपकी ज़रूरत सिर्फ अगर 10 लाख रुपए है तो आप 10 ही लाख रुपए बैंक से लेंगे। 20 लाख की ज़रूरत है 20 ही लाख रुपए लेंगे। 50 लाख की ज़रूरत है 85 लाख लेंगे। 1 करोड़ आपकी लिमिट है। 1 करोड़ भी आप ले सकते हैं अगर इंस्टेंट ज़रूरत है आपकी वही तो, लेकिन कंपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से मार्केट से फंड रेज करती है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने ये कहा कि मान लीजिए ये लिमिट आपकी है 10 करोड़ के शेयर्स, और आपको आज की डेट में ज़रूरत सिर्फ 1 करोड़ इंटू 10, मतलब आपको सिर्फ 10 करोड़ रुपए चाहिए आज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए। तो आप मार्केट से कितने शेयर ऑफर करेंगे? 1 करोड़ शेयर। 1 करोड़ इंटू 10 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 करोड़ रुपए आएंगे। तो ये ऑफर शेयर कितना हुआ? 1 करोड़। लेकिन लिमिट क्या थी? 10 करोड़। 10 करोड़ आप पूरा कर सकते थे, लेकिन ज़रूरत हमारी सिर्फ 1 करोड़ शेयर की ही थी इशू करने की। तो 1 करोड़ को 10 से इंटू करेंगे तो 10 करोड़ रुपए हमारे पास आएंगे। इससे अपने बिजनेस को हम चला सकते हैं। तो ये जो ऑफ़र किए गए मार्केट में शेयर, जिनमें हमने अपने इन्वेस्टर्स को, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए इनकरेज किया, वो हमारे ऑफर्ड शेयर, ऑफर्ड को ऑफर्ड भी कर सकते हैं या इशूड शेयर भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बेटा? ये कंपनी ऑफर करती है मार्केट में। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको बेटा? यस सर। यस सर। और ये जो दूसरा है ये सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब्ड शेयर। ध्यान समझिएगा, कंपनी ने शेयर ऑफर किया, कंपनी ने एक तरह से कहिए तो पब्लिक में इनवाइट किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपने एक डॉक्यूमेंट पढ़ा हुआ है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो पब्लिक कंपनी के थ्रू पब्लिक कंपनी इशू करती है प्रॉस्पेक्टस। उसमें क्या होता है? इन्विटेशन किया जाता है पब्लिक को इन्वेस्टमेंट करने के लिए शेयर में, है ना? तो जिसके पास जितना फंड है, जैसे हमने कल बताया था आपको लास्ट टर्म पे, जिसके पास जितना इन्वेस्टमेंट के लिए फंड है उतना वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करेगा। किसी के पास 5,000 रुपये है तो उसको 500 शेयर मिलेंगे। 10,000 रुपये है 1,000 शेयर मिलेंगे। डिवाइड बाई 10, जितना नंबर ऑफ अमाउंट है आपका उससे 10 से डिवाइड कर दीजिए, उतने यूनिट आपको मिल सकते हैं। ठीक है? तो अब कंपनी ने 1 करोड़ शेयर ऑफर किए मार्केट में। तो अब ये होगा कि पब्लिक उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आएगी, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए अपना अपना फॉर्म भर के भेजेगी कि भैया हमको इतना दीजिए, हमको इतना दीजिए, हमको इतना दीजिए, है ना? तो अब ये जो सब्सक्राइब्ड शेयर होता है वो पब्लिक के थ्रू एक्सेप्ट किया गया होता है। कंपनी ने ऑफर किया मार्केट में, अब पब्लिक की तरफ से जो होगा उसको एक्सेप्टेंस किया जाएगा, है ना, ऑफर को। तो जो पब्लिक कंपनी को पैसा भेजती है, पब्लिक जो कंपनी को पैसा भेजेगी वो कहलाएगा आपका सब्सक्राइब्ड शेयर। तो सब्सक्राइब्ड शेयर क्या होता है? सब्सक्राइब्ड शेयर फ्लक्चुएट भी कर सकता है। ध्यान समझिएगा कैसे करता है, अभी बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सी बात समझिएगा, कंपनी ने 1 करोड़ शेयर ऑफर किए, है ना, इशू कर दिए मार्केट में। तो अब ये समझ कोई जरूर 1 करोड़ शेयर मतलब कितना रुपए आएगा बेटा? तो कंपनी के पास, कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कितना आने का? 10 करोड़ रुपए आने जा रहे हैं कंपनी के पास। ठीक है ना? लेकिन अब जब पब्लिक एक्सेप्ट करेगी या उसके लिए फॉर्म भर के पैसा भेजेगी, तो मान लीजिए कब ऐसे भी हो सकता है 1 करोड़ शेयर ऑफर किए गए और 1 करोड़ शेयर ही एक्सेप्ट किए गए, मतलब कंपनी को पैसा जो मिला वो 1 करोड़ शेयर का ही मिला। इसका मतलब ये कहलाएगा बेटा हमारा फुल सब्सक्रिप्शन, मतलब कंपनी को पूरे 10 करोड़ रुपए आ गए कंपनी के पास। ये वाला केस क्या कहलाएगा समझिएगा, इसका हम पॉइंट बता दे रहे हैं। व्हेन इशूड शेयर इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड शेयर, जब इशूड शेयर सब्सक्राइब शेयर के बराबर हो जाएं, नए पेज पे देखिए, यहाँ पर जगह कम पड़ जा रही है, नया पेज आइए बेटा। हाँ देखिए, सबको ज़रा दिख रहा है क्या पेज? बताइए तो। अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। सबको दिख रहा है बेटा बोर्ड? बोलिएगा, सबको बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। अब समझिए, समझिएगा बेटा जो बताने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। इशूड शेयर इज इक्वल टू सब्सक्राइब्ड शेयर, ठीक है ना? समझिएगा, ये कंपनी की तरफ से होता है,
ये जो पार्ट है वही कंपनी ने ऑफ़र किया शेयर मार्केट में। अब ये पब्लिक की तरफ से होता है। अब इसमें पब्लिक में चाहे पब्लिक हो, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कोई म्यूचुअल फंड एजेंसीज़ हैं, कोई डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, LIC GIC तमाम हैं ऐसे, है ना, और कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो कोई भी पार्टी हो वो सब्सक्राइब शेयर की तरफ से रहता है ना। और ये इशूड जो है ऑफर शेयर है वो कंपनी की तरफ से होता है। तो जब इशूड इक्वल टू सब्सक्राइब शेयर हो जाए, मतलब क्या, दोनों बराबर हो जाए, 1 करोड़ आपने ऑफर किया और 1 करोड़ ही सब्सक्राइब हुआ, है ना। जैसे हमने यहाँ लिखा था ना 1 करोड़ शेयर ऑफर किए गए और 1 करोड़ शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आया, मतलब पब्लिक की तरफ से भी सब्सक्राइब जो हुआ वो 1 करोड़ शेयर ही हुआ। तो ये जो 1 करोड़, हम ध्यान रखिए इसमें ज़ीरो नहीं लगा रहे हैं, ज़ीरो लगाने में टाइम लगेगा। हमने 1 करोड़ अमाउंट लिखा है तो ज़ीरो आपको लिखना होगा, तो हमने सिंपली लिख दिया 1 करोड़ शेयर्स, ठीक है ना। तो जब बोथ आर इक्वल देन दिस केस इज टर्म्ड एज फुल सब्सक्रिप्शन। आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस फुल सब्सक्रिप्शन पे भी बेस्ड हैं। मतलब क्या, जब आपका इशूड शेयर सब्सक्राइब्ड शेयर के बराबर हो जाएगा तो ये आपका केस कहलाता है बेटा फुल सब्सक्रिप्शन, है ना। दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ये अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है बेटा, समझिएगा इसको। अंडर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन इशूड शेयर इज ग्रेटर देन, ये सिंबल समझ रहे हैं ना, ग्रेटर देन का सिंबल है। मतलब जब इशूड शेयर हमारा सब्सक्राइब्ड शेयर से बड़ा हो जाएगा, इशूड शेयर इज ग्रेटर देन सब्सक्राइब्ड शेयर, ये कंडीशन हो सकती है। पॉइंट समझिएगा, मतलब इशूड शेयर ज़्यादा हो, मतलब आपने इशू किया 1 करोड़ शेयर और पब्लिक की तरफ से जो एक्सेप्टेंस हुआ वो सिर्फ 80 लाख शेयर का हुआ, 80 लाख शेयर्स, मतलब इट इज़ लेस देन इशूड शेयर। 1 करोड़ शेयर और ये 80 लाख शेयर, तो 1 करोड़ शेयर इज ग्रेटर देन सब्सक्राइब शेयर 80 लाख। तो ये कौन सा केस हो गया बेटा, ये हमारा कहलाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन। ये सेकंड केस है हमारा, ये पहला था फुल सब्सक्रिप्शन। और तीसरा जो है, ये तीनों क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हमने आपको जो बता रहे हैं वो तीनों मिलेंगे आपको। और तीसरा जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको हमको ध्यान समझना होगा जब ये आएगा। तो ये हमारा बेटा है ओवर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन इशूड शेयर इज लेस देन सिंबल है, या ये कहें व्हेन सब्सक्राइब्ड शेयर इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन भी है सब्सक्राइब के पॉइंट ऑफ व्यू से और इशूड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेस देन का सिग्नल है ना। व्हेन इशूड शेयर इज लेस देन सब्सक्राइब शेयर, मतलब क्या, आपने तो इशू किया 1 करोड़ शेयर, समझिएगा बेटा, आपने तो इशू किया 1 करोड़ शेयर और पब्लिक की तरफ से आ गया 1.5 करोड़, मतलब समझ रहे हैं ना, 1.5 करोड़, है ना, 1 करोड़ 50 लाख शेयर का पैसा आ गया, समझ रहे हैं। मतलब कि आपका सब्सक्राइब शेयर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब आप कहेंगे सर ये ज़्यादा और कम कैसे हो सकता है बेटा, क्योंकि सिंपली ये कोई ऐसा नहीं है, ये एक पब्लिक का इन्विटेशन है, पब्लिक की तरफ से एक्सेप्टेंस है। पब्लिक अगर उस पर ज़्यादा इम्फेसाइज कर रही है, देखिए ध्यान रखिए, ये कंडीशन कब आती है, ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन, ये कब आती है बताते हैं आपको, जब मार्केट की कंडीशन फेवरेबल हो, जब मार्केट बूम पे हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है ना। तो जाहिर सी बात है शेयर्स हमारे ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। लेकिन जब मार्केट एडवर्स पोजीशन पे हो, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, है ना, मार्केट डिप्रेशन फेज में हो, मंदी कंडीशन पे हो, उस कंडीशन में अंडर सब्सक्राइब्ड भी हो जाते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम के लिए आए। तो ये भी डिपेंड करता है और कभी कभी कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, कंपनी का ओवरऑल रिस्पॉन्स क्या है मार्केट में, उसके बेसिस पे भी शेयर्स ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब या फुल सब्सक्राइब। ये कंडीशन रेयरेस्ट कंडीशन है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ है इसलिए हमको इसको ही पढ़ना है। ये कंडीशन नहीं मिलती है, प्रैक्टिकली नहीं मिलती है, प्रैक्टिकली ये दोनों मिलती है, अंडर सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन, लेकिन हमको ये आपके तीनों पढ़ना है, तीनों है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है बेटा। तो ये क्या था हमारा काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें हम लोगों ने 3 देखा, ऑथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें सब्सक्राइब्ड में 2 हैं, जिसको हम आगे जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल
बैलेंस शीट में हम नहीं हैं, अभी हम सिंपली ये समझ रहे हैं। तो जब बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो दो इसमें सब्सक्राइब को और डिवाइड किया गया, सब हेड क्या क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप हम ये आगे जब बैलेंस शीट पे जाएंगे तब पढ़ेंगे, फिलहाल इसका यूज़ यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर नहीं है? अब फिलहाल जो हम जर्नल एंट्री पढ़ाएंगे वहाँ नहीं है, जब हम बैलेंस शीट पढ़ाएंगे, बैलेंस शीट हम लास्ट में पढ़ाएंगे बेटा, जब हम पूरे क्वेश्चन करा चुके होंगे हम लास्ट में बैलेंस शीट पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि बैलेंस शीट का सेपरेट क्वेश्चन आता है और जर्नल एंट्री के भी सेपरेट क्वेश्चन आते हैं। तो जर्नल और बैलेंस शीट एक साथ कभी नहीं पूछता है आपके पेपर में, ठीक है ना, तो हम इसको अलग से पढ़ाएंगे आपको, ठीक। तो ये था आपका सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। अच्छा, आपके देखिए बेटा बुक शुरुआत में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मोस्टली बैलेंस शीट वाले हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन शुरू में हैं, तो शुरू के जो 3-4 क्वेश्चन हैं उनको हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, इनको हम लास्ट में, बैलेंस शीट का टॉपिक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम सिंपली एंट्री पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री क्या होती है, कैसे हम शेयर इशू कर सकते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं इंस्टॉलमेंट के, ठीक है ना, ये सारा हम देखेंगे, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अच्छा, 1-2-3 चीज़ें और भी हैं, थोड़ा छूट गया था इसमें, इसको भी देख लेते हैं। एक होता है इसी में आपका अंडर सब्सक्राइब हो गया आपका, ऑथोराइज, इशूड और सब्सक्राइब 3 हो गया था। अब चौथा देखते हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल में ही 4th है हमारा, काइंड्स ऑफ में कॉल्ड अप कैपिटल, ये थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है बेटा? कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है, मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो डायरेक्टर्स ने कॉल किया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो शेयर होल्डर्स से पेमेंट के लिए पैसा कॉल किया है वो आपका कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है ना। अब इस 10 रुपये में से कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये कॉल किया, मतलब कि अभी 2 रुपये कॉल नहीं किए गए, पूरा आपको 10 रुपये लेना है, लेकिन आपने सिर्फ 8 रुपीज़ कॉल किया है शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर सिर्फ 8 रुपये के हिसाब से पर शेयर, 8 रुपये पर शेयर, याद रखिएगा, जितना शेयर उन्होंने होल्ड किया है इंटू 8 करना होगा, उस हिसाब से वो कंपनी को पे करेंगे, है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी पूरा मांग लेती है और कभी कभी कंपनी पार्शियल कॉल्ड अप करती है, मतलब कम मांगती है, तो वो कॉल्ड अप आपका जितना मांगा जाएगा वही होगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 2 रुपये जो डिफरेंस है वो कंपनी नहीं मांगेगी। जनरली ये जो 2 रुपये होता है वो कहलाता है अनकॉल्ड। अगर कंपनी ने 8 मांगा और 2 नहीं मांगा तो ये जो 2 वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा बेटा अनकॉल्ड। अब ये अनकॉल्ड कैपिटल जो होती है वो कंपनी कब मांगती है? जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, जब कंपनी अपने बिजनेस को क्लोज करेगी तो ये 2 रुपये वाला पार्ट कंपनी मांग सकती है। तो 10 का 2 हिस्सा कर दिया गया, 8 हुआ और ये 2 हो गया। कभी कभी कंपनी पूरा मांग लेती है, 10 का 10 मांग सकती है, और कभी कभी कंपनी कुछ कम मांग सकती है। तो जब कम मांगेगी तो कॉल्ड अप आपका डिफरेंट हो जाएगा, और कॉल्ड अप अलग हो जाएगा और अनकॉल्ड अलग हो जाएगा। अनकॉल्ड कब मांगा जाता है? जब कंपनी वाइंड अप होती है। वाइंड अप मतलब क्या बेटा? जब कंपनी अपने बिजनेस को क्लोज करती है, ठीक है ना। तो ये हमारा अनकॉल्ड हो गया, ठीक। नेक्स्ट हो गया हमारा बेटा इसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, एक शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी अपने नंबर ऑफ शेयर इंटू 10 तक ही होती है, इससे 1 रुपया उसको कम नहीं देना है। इसका मतलब ये हुआ उसको जितने शेयर कंपनी की तरफ से दिए गए हों वो पूरे शेयर इंटू 10 के हिसाब से पेमेंट करना होता है। अगर उसने कुछ पैसा कम दिया है तो उसकी लाइबिलिटी बनी होती है कंपनी के ऊपर, मतलब उस अमाउंट को कंपनी को जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक वो उसकी मतलब वो एरियर में दिखाया जाएगा उसको उतना, और वो उसकी लाइबिलिटी मानी जाएगी कंपनी के ऊपर। तो उसको पूरा अमाउंट जितने शेयर होल्ड किए हैं कंपनी के, जैसे मान लें किसी ने अगर 500 शेयर होल्ड किए हैं और उसने 500 इंटू 8 रुपये देना है 10 रुपये के हिसाब से, लेकिन मान लीजिए उसने सिर्फ 8 रुपये, कंपनी ने मांगा 8 ही रुपये दिया, तो लगभग उसने कितना दिया बेटा? 500 इंटू 8, तो लगभग आपका 4000 रुपये हो गया। तो 4000 रुपये उसने कंपनी को पे कर दिया, लेकिन अभी 1000 रुपये देना बाकी है, 500 इंटू 2,
तो उसको जब तक वो पे नहीं करेगा तब तक उसकी लाइबिलिटी ओवर नहीं होगी। जिस दिन वो पूरा पे कर देगा 4,000 प्लस 1,000 10,000 सॉरी 5,000 पूरा दे देगा, उसकी लाइबिलिटी ओवर हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बचा रहेगा, उसको देना है वो पैसा डिफरेंस। इसलिए कंपनी मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा 10 रुपये मांग लेती है। अब ये कंपनी कोई पार्ट छोड़ती नहीं है वाइंड अप के समय। तो अब ये वाइंड अप वाला केस जो अनकॉल्ड वाला देख रहे हैं ना, ये अब रेयर हो चुका है, रेयरेस्ट हो चुका है। कंपनी पूरा 10 रुपये मांग ही लेती है, शुरुआत में ही मांग लेती है। तो हाँ, लेकिन हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट वाइज को पढ़ेंगे, आगे देखेंगे बेटा। अब कॉल्ड अप के बाद अगला क्या है बेटा? पेड अप कैपिटल। पेड अप क्या है हमारा? इट रिफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज़ बीन एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। मतलब कॉल्ड अप का वो पार्ट जो शेयर होल्डर ने पे कर दिया है। देखिए अब कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो कॉल्ड अप का पोर्शन देख रहे हैं, ये एक तरह से कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी ने कितना मांगा, कंपनी ने कितना मांगा। और ये जो पेड अप होता है ये शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने कितना पे किया, ठीक है ना। तो अगर कंपनी ने 8 रुपये मांगा तो इनको 8 रुपये देना है पूरा। जो भी 8 रुपये नहीं दे पाएगा, 8 रुपये से कम देगा, वो उसका पैसा एरियर माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अगर कंपनी ने पूरा 10 रुपये, सपोज करें कंपनी ने पूरा 10 रुपये मांग लिया, तो यू हैव टू पे फुल अमाउंट, फुल वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। तो पेड अप डिपेंड अपॉन कॉल्ड अप। वॉट एवर कंपनी कॉल, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर होल्डर टू पेड दैम। तो वो हमारा पेड अप कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जनरली कॉल्ड अप इज इक्वल टू पेड अप होना चाहिए। जितना कॉल्ड अप होता है उतना ही पेड अप होना चाहिए। जब डिफरेंसेस होते हैं तो एक नया अकाउंट आता है हमारा, कॉल्स इन एरियर। मतलब क्या? व्हेन कॉल्ड अप माइनस पेड अप, व्हेन कॉल्ड अप इज ग्रेटर देन पेड अप। जब कॉल्ड अप पेड अप से बड़ा हो जाएगा और जो डिफरेंस दिखाई दे, उस कंडीशन में वो जो डिफरेंस होता है वो कॉल्स इन एरियर, वो एरियर बन जाता है हमारा। तो इन दोनों को बराबर होना जरूरी है, कॉल्ड अप को पेड अप के बराबर होना जरूरी है, ठीक है ना। अदरवाइज वो डिफरेंस जो होगा वो हमारा कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसको। नेक्स्ट आते हैं बेटा रिजर्व कैपिटल। अगला जो है हमारा पॉइंट है वो रिजर्व कैपिटल है। नेक्स्ट वन, 5वां हो गया था, 6ठा। रिजर्व कैपिटल ये क्या है बेटा हमारा? एज पर द सेक्शन 65 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी, जो अनलिमिटेड कंपनी होती है, हैविंग अ शेयर कैपिटल वाइल कन्वर्टिंग इनटू लिमिटेड कंपनी मे हैव रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो जनरली अनलिमिटेड कंपनी हो, जिनकी लाइबिलिटी मतलब अनलिमिटेड हो, है ना, और वो कन्वर्ट कराने जा रही हूँ उनको लिमिटेड कंपनी में, है ना। तो उस केस में उनको रिजर्व कैपिटल होल्ड करना होता है। तो इसमें कुछ रेजोल्यूशन है उनके बेसिस पे, मतलब कि इंक्रीज द नॉमिनल अमाउंट ऑफ इट्स शेयर कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द नॉमिनल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ इट्स शेयर एंड डिटरमाइन दैट नो पार्ट ऑफ द इंक्रीज कैपिटल शैल बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट ऑन द इवेंट ऑफ वाइंड अप। मतलब कि ये समझिएगा, रिजर्व कैपिटल आर दोज कैपिटल विच इज़ कॉल्ड एज अनकॉल्ड। मतलब अनकॉल्ड कैपिटल का वो पोर्शन जो कंपनी वाइंड अप के लिए रिजर्व रखती है, वो रिजर्व कैपिटल के रूप में कहलाता है, ठीक है ना। मतलब कि जो कंपनी ने कॉल नहीं किया अभी तक, मतलब अनकॉल्ड कैपिटल है आपकी, वो आपकी रिजर्व कैपिटल में आ जाती है, ठीक है ना। तो मोस्टली ये केसेस अब नहीं मिलते हैं रिजर्व कैपिटल वाले हमारे, क्योंकि सब कंपनी पूरा पैसा ही कॉल कर लेती है, वाइंड अप का इंतजार नहीं करती है, ठीक है। और ये तब तक कॉल नहीं, ये जो कैपिटल तब तक कॉल नहीं किया जाता है रिजर्व कैपिटल, जब तक कंपनी अपने बिजनेस को बंद ना करे। मतलब जब तक कंपनी अपने बिजनेस को वाइंड अप ना करे तब तक ये कैपिटल कॉल नहीं की जाती है, ये रिजर्व कैपिटल। तो केसेस इसके कम मिलते हैं, अब रेयर केसेस हो चुके हैं कि कंपनी अपना पूरा पैसा स्टार्टिंग में ही मांग लेती है और कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता है ना। तो उस केस में रिजर्व कैपिटल के ऑप्शन सब कम आ रहे हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया हम लोग का रिजर्व कैपिटल तक पूरा, ठीक। बैलेंस शीट वाला पोर्शन जो है वो हमने कहा है आपको कि हम आपको आगे बताएंगे। एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, लास्ट है इसके बाद। कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा? कैपिटल रिजर्व्स आर दोज रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व नेक्स्ट वन, ये इसके अलावा है, रिजर्व कैपिटल के अलावा है ये आपका
रिजर्व कैपिटल के अलावा आपका ये कैपिटल रिजर्व है। तो कैपिटल रिजर्व आर दो रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, मतलब जो आपके कैपिटल प्रॉफिट, मतलब कि जो आपका बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन के अलावा जो प्रॉफिट आप जनरेट करते हैं वो आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है। कैपिटल प्रॉफिट वो आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन के बाहर के प्रॉफिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब आपका ये प्रॉफिट जो है रेगुलरली जनरेट नहीं होता, ये इररेगुलर प्रॉफिट का पोर्शन है जो हम कैपिटल प्रॉफिट के रूप में जानते हैं और इसको हम कैपिटल रिजर्व में दिखाते हैं। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं बेटा, जैसे आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, एसेट को आपने जब प्रॉफिट में बेचा तो वो आपका पोर्शन कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। उसी तरह से प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट, याद करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते थे तो जो प्रॉफिट होता था वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट होता था आपका, है ना, क्योंकि वो भी रेगुलर नहीं है, हमेशा नहीं होता है। क्योंकि जब कोई पार्टनर एडमिट करता है तो हर साल नहीं पार्टनर एडमिट करता है, हर साल पार्टनर रिटायर नहीं करता है, ये कभी कभार होता है इवेंट। चाहे किसी पार्टनर की डेथ भी कभी कभार होती है, चाहे कोई रेशियो चेंज कभी कभार होता है। तो इसका मतलब है ये सारे नॉन रेगुलर प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स। उसी तरह से प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, शेयर या डिबेंचर को आप प्रीमियम पे इशू करेंगे, अभी हम देखेंगे इस चैप्टर में आगे कि शेयर्स को हम प्रीमियम पे इशू करते हैं। तो प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर ये भी आप कैपिटल प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये चैप्टर हमारे कोर्स से ख़त्म हो चुका है, मतलब इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सिलेबस में इस साल के सिलेबस में नहीं है कि जब डिबेंचर को हम रिडम्पशन करते हैं मतलब रीपेमेंट करते हैं तो उस केस में कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक। तो वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है बेटा, जो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन, याद करिए इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर होने के पहले अगर कोई कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है तो कंपनी का बिजनेस पहले ही स्टार्ट हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन के बाद ही कंपनी अपने बिजनेस को, मतलब इनकॉर्पोरेशन स्टेज आते आते कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, रजिस्ट्रेशन होते ही, है ना। और सर्टिफिकेट मिलने का वेट नहीं करती कंपनी, सर्टिफिकेट जब मिलेगा तो वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले ही बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। और लास्ट है हमारा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर, जो आप शेयर फॉरफिट करेंगे, इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, हमारा इसमें आएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर और रीइश्यू, उसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा शेयर्स को फॉरफिट करने से, जब्त करने से, वो भी आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है। तो जितने भी हमने अभी तक प्रॉफिट देखे ये सारे इररेगुलर हैं, मतलब बिजनेस के नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन के बाहर के हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके कैपिटल रिजर्व के पार्ट होंगे, ठीक। तो यहाँ तक का सिलेबस, यहाँ तक का पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया बेटा। अब हम आगे देखेंगे, अभी पूरा थ्योरी चल रहा है हम लोग का, अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है ना। तो किसी कोई कन्फ्यूजन बेटा, कोई डाउट?